हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 31 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 31 जुलाई के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ हर प्रश्न में 3 से 4 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा 50 करंट अफेयर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मैदान सीरीज का पार्ट 25। तो मैदान सीरीज का पार्ट 25 पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को 2 भागों में प्रश्न को देखने को मिलेगा। पहला हम पढ़ेंगे 50 प्रश्न जो है जीके जीएस से संबंधित होगा। तो 50 प्रश्न हम पढ़ेंगे जीके जीएस से और फिर इसके बाद दूसरा भाग हमारा रहेगा, इसमें आप सभी को 20 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने को देखने को मिलेगा, जो कि कुछ महीने पुराने होंगे। तो यहाँ से कम हम 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ 30 से 35 मिनट में। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 31 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। तो ये तीनों स्थल को जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो टाइम मैगजीन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 3 भारतीय स्थल भी शामिल किए गए हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, जो कि बच्चों का एक संग्रहालय है। फिर इसके बाद दूसरा बात करते हैं तो मनम चॉकलेट हैदराबाद का है, जो कि एक स्वदेशी चॉकलेट है। और तीसरा बात करते हैं तो डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश का है। और ये 3 स्थल है जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है। तो एक कहाँ का है? एक मुंबई का है, दूसरा कहाँ का है? हैदराबाद का है, तीसरा जो है नार हिमाचल प्रदेश का है। तो ये 3 जगहों को जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है टाइम मैगजीन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। अब बात करते हैं यूनेस्को में शामिल पहली लिविंग हेरिटेज। अगर पूछे कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है, तो विश्व भारती है। इसको भी हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। विश्व भारती पूछे कहाँ पे है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। पहला साहित्यिक शहर पूछे कौन सा है भारत का, तो यह कोझिकोड को घोषित किया गया है और यह केरल का शहर है। 43वां विश्व धरोहर अभी हाल ही में मोइदम को घोषित किया गया है। मोइदम जगह पूछे कहाँ पे है, तो यह असम का कब्रिस्तान है, जो कि अहोम साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा प्रश्न, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सबरजीत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। तो सबसे पहले मनु भाकर ने परसों की प्रतिस्पर्धा में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और फिर इसके बाद मनु भाकर और सबरजीत के साथ जो है किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, तो इनका खेल हो जाता है निशानेबाजी में। अब इसके बारे में व्याख्या देखें तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। इसका आयोजन अगर पूछे किस क्रम का किया जा रहा है, तो 33वें क्रम का आयोजन किया जा रहा है। और शुभंकर पूछे तो पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रीज। फ्रीज क्या है? एक प्रकार की टोपी है। और पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है, तो पीवी सिंधु हैं और शरद कमल जी हैं। इनका खेल पूछे कौन सा है, तो इनका खेल है बैडमिंटन। और शरद कमल का पूछे कौन सा खेल है, तो इनका खेल है टेबल टेनिस। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो 117 खिलाड़ी ने भाग लिए हैं। और कितने खेल खेलेंगे 117 खिलाड़ी, तो 16 खेल खेलने वाले हैं। अब यहाँ से हमारा प्रश्न हो जाता है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो पहला पदक जीती थी मनु भाकर जी ने। व्यक्तिगत रूप में मनु भाकर जी ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था, तो मनु भाकर जी ने जीता था। और ये पहली भारतीय महिला बन जाती हैं जिन्होंने शूटिंग में कोई भी मेडल जीता है। अब तक जो है कोई भी महिला जो है शूटिंग में मेडल नहीं जीती थी। नेक्स्ट बात करते हैं कल के मैच में एक पदक जीता गया है, जो कि पदक का नाम है ब्रॉन्ज। तो कहाँ से पदक जीता गया है? 10 मीटर एयर पिस्टल में, लेकिन किस श्रेणी में, तो डुअल श्रेणी में, यानी मिक्स्ड श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? तो मनु भाकर और सबरजीत सिंह के द्वारा जीता गया है। मनु भाकर किस राज्य की हैं, तो झज्जर हरियाणा की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी हैं। तो एक ही ओलंपिक में, यानी पेरिस ओलंपिक में अगर बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीता है,
तो यह जीत चुकी हैं मनु भाकर जी। किसने जीती हैं? तो मनु भाकर जी एक ऐसी मात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत लिया है। और पूछे मनु भाकर की कोच कौन बनाए गए हैं? तो इनके कोच हैं जसपाल राणा। और वहीं बात करते हैं पीवी सिंधु जी। इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, लेकिन इन्होंने अलग अलग ओलंपिक में जीता है। पहला जीती थी 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल, फिर इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी पूछे कौन है? तो पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता पूछे कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा जी बने हैं। और इन्होंने शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता था 2028 के बीजिंग ओलंपिक में। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यह लाइसेंस कौन देता है? तो यह लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लाइसेंस देने वाली आरबीआई ने किस कंपनी को पहली बार दिया था? तो यह कैश फ्री को दिया था और यह बेंगलुरु की कंपनी है। और अभी हाल ही में 3 और कंपनियों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में शामिल किया गया है। पहली कंपनी है अमेजॉन, दूसरी कंपनी है एडेन और तीसरी कंपनी है बिल डेस्क। तो इन 3 कंपनियों को और शामिल किया गया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, ये आपको याद रखना है। पहली कंपनी कौन सी है? तो कैश फ्री कंपनी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैश बॉर्डर पेमेंट का मतलब होता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब होता है कि जो भारतीय विशाल बाजार है इनमें जो है बाहरी देशों के कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा, कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो अपने भारत में आके, विदेशी कंपनियां भारत में आके अपनी कंपनी को स्थापित करें। उनके लिए जो है आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकर्षक चीज़ें उत्पन्न करी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की पहली कंपनी कौन बनी थी जिसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया था? तो कैश फ्री। और अभी हाल ही में 3 और कंपनियों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की पूछे स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। और आरबीआई का जो स्थापना किया जाता है यंग हिल्टन आयोग को सिफारिश पर, इसे ही शाही आयोग भी कहते हैं। तो यंग हिल्टन आयोग को ही शाही आयोग कहते हैं। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 में होता है। और एक्ट पूछे कब आया था? तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट आया था 1934 में। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करी जाती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और जब आरबीआई का स्थापना किया गया था तो उस समय आरबीआई का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में मुख्यालय था। लेकिन इसके बाद कलकत्ता से 1937 में मुख्यालय जो है मुंबई बना दिया जाता है। आरबीआई के पूछे पहले भारतीय गवर्नर पूछे कौन बनाए गए थे? तो सीडी देशमुख थे। लेकिन अगर पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। तो भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख और पहले गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्पेस को दिया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा के लिए। और किस कंपनी को दिए हैं? तो ध्रुव स्पेस स्टार्टअप कंपनी को दिए हैं। और यह कहाँ की कंपनी है? यह हैदराबाद की कंपनी है। और इस पे ध्रुव स्पेस स्टार्टअप की स्थापना पूछे कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। तो भारत सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है स्पेस जो सैटेलाइट है उनको ट्रैकिंग सुविधा के लिए, यानी कि उपग्रह पर निगरानी रखने के लिए किस कंपनी को ट्रैकिंग सुविधा दी है? तो वो ध्रुव स्पेस स्टार्टअप को दी है। और यह कहाँ की कंपनी है? यह हैदराबाद की कंपनी है, इसे आप याद रखेंगे। अगर वहीं बात कर लें कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो अग्निबाण है। इस अग्निबाण रॉकेट को अगर पूछे किस कंपनी ने बनाया था? तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी बनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और वहीं बात कर लेते हैं स्काई रूट कंपनी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में इसका भी मुख्यालय है। और भारत की पहली निजी कंपनी पूछे कौन सी है? तो स्काई रूट कंपनी है, जिन्होंने विक्रम एस रॉकेट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो विक्रम एस रॉकेट को पूछे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्काई रूट कंपनी ने लॉन्च किया है। और इस कंपनी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत को डंपिंग रोधी शुल्क में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो डंपिंग शुल्क रोधी अगर देखें तो इसमें जो है यूएसए का पहला स्थान है और दूसरा स्थान है भारत का। डंपिंग का अगर पूछे अर्थ क्या है तो डंपिंग का अर्थ है विदेशी सामान पर शुल्क लगाना। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को बता दें। ये हमारा जो है भारत देश है। ठीक है, कौन सा देश है? तो ये हमारा भारत देश है। और इस हमारे भारत का जो पड़ोसी सबसे खतरनाक जो है कौन सा है? तो ये सबसे खतरनाक पड़ोसी है चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है हमारे जो भारत में जो कंपनियां हैं वो जो भी सामान प्रोडक्ट उत्पादन करती हैं वो हमारे ही देश उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि चाइना का जो भी माल आता है हमारे देश में वो बहुत सस्ता होता है। इस वजह से हम अपने देश के सामानों को नहीं खरीदते हैं। तो चाइना जो है अपने यहाँ से हमारे यहाँ पे इतना सामान ला के यहाँ पे डंपिंग कर दिया है, रख दिया है कि जो है हम अपने घरेलू सामानों को नहीं खरीदते हैं। ठीक है, अपने लोकल बाज़ार के मार्केट के सामानों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि हर जगह पे जो है चाइना का सामान आ गया है और कुछ सामान जो है रिजर्व में भी डंपिंग करके भारत में रख दिया गया है। तो इसी डंपिंग जो ये माल जो है डंपिंग करके चाइना हमारे देश में रखा है, इसी पर जो है सबसे ज़्यादा शुल्क लगाने के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब। तो डंपिंग रोधी शुल्क के मामले में सबसे ज़्यादा शुल्क लेता है यूएसए और दूसरे नंबर पर किसने लगा दिया है? तो यह लगा दिया है भारत ने। और यह इसकी जानकारी किसने दी है? तो WTO ने दी है। ठीक है, किसने दी है? WTO ने दी है। अब हम WTO के बारे में पढ़ने वाले हैं। WTO जो है पहले क्या हुआ करता था? तो इसका नाम पहले था GATT। तो GATT का फुल फॉर्म देखेंगे और इसकी स्थापना होती है 1948 में। फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। और GATT का जो 8वें क्रम की वार्ता हो रही थी ये उरुग्वे में हो रही थी और यहीं पर जो है GATT का नाम बदल के जो है WTO रख दिया जाता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। और पूछे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को, ये 45 नहीं है, 1995 को जो है WTO की स्थापना होती है। और वहीं पूछे कि WTO के वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो इसमें शामिल 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान 164वां यानी नवीनतम देश बना है। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। और WTO की वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो पहली बार कोई महिला जो है WTO की अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम है डॉक्टर नागोजी ओंकाजा-इबेला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। और मानव तस्करी निरोधक का अगर पूछे प्रतीक चिन्ह क्या है? तो नीला रंग इसका प्रतीक चिन्ह है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा नहीं छूटे, इसकी थीम रखी गई है, ये आपको याद रखना है। मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और वहीं पूछे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार प्रथा का निषेध किया गया है। तो मानव की जो भी अंगों का तस्करी किया जाता है और बेगार प्रथा का जो कार्य कराया जाता है उसको निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आप सभी को और याद रख लेना है। राइजोटोप परियोजना पूछे किससे संबंधित है? तो यह एक सींग वाले गैंडे से संबंधित है। तो एक सींग वाले गैंडे से पूछे कौन सी परियोजना शुरू किया गया है? तो राइजोटोप परियोजना शुरू किया गया है। आप सभी को पता है कि एक सींग वाले गैंडे के जो एक सींग होते हैं इनका जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है इनका जो है तस्करी किया जाता था। तो इसी को रोकने के लिए राइजोटोप परियोजना शुरू किया गया है एक सींग गैंडों के लिए। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हमारा है 7वां। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? तो टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है UAE में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया यह लॉन्च किया गया है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो UAE में लॉन्च किया गया है। UAE में अभी हाल ही में विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसी में भारत की तरफ से टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है
इंजीनियर्स को मजबूत करना, यानी कि जो हमारे देश के इंजीनियर्स हैं उनको स्किल दे सिखाना कि वो अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से पकड़ बना सकें, और इसके बाद जो है उनको उनकी मतलब केयर भी किया जा सके। इसके लिए जो है टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को यूएई में लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, जहां पर विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं यूएई की राजधानी का क्या नाम है। तो यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। और कॉप 28 का आयोजन अभी पूछे कहाँ किया गया था, तो कॉप 28 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था, यानी यूएई में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और कॉप 29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो ये आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये भी करंट अफेयर याद रखना है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन पूछे भी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो दिल्ली भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किसके, तो एनईपी जो 2020 पॉलिसी हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई थी उसका 4 वर्ष पूरा होने की उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। एनईपी जो 2020 हमारे देश में लागू की गई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल कहाँ प्रारंभ की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल लॉन्च किया गया है आईआईटी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य पूछे क्या है, तो खुद का लाइफ स्टाइल ऐसे हो कि पर्यावरण सुरक्षा हो सके, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे बनाओ जिससे पर्यावरण सुरक्षा हो सके, यानी पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। इसके लिए थीम क्या रखी गई है, पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम हो और ई कचरा कम करो, यानी कि ई कचरा जो होते हैं उनको अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो कार्य है सिर्फ ये बोलने से नहीं होता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो सिर्फ बोल देना तो बोलने को कोई भी बोल सकता है, पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करो, ई कचरा कम करो, तो ये बोलने में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना, पहल कहाँ शुरू किया गया है, आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। प्रश्न हमारा है, आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस पूछे कहाँ खोला गया था, तो यह जंजीबार में खोला गया था। जंजीबार पर पूछे किसका अधिकार है, तो तंजानिया का अधिकार है। और जो ये पहली बार ऑफशोर कैंपस जंजीबार में खोला गया था, इसकी पहली जो महिला हेड बनाई गई थी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रीति अगलायन। क्या नाम है, तो प्रीति अगलायन इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, CRT सेल थेरेपी अगर पूछे किस रोग से संबंधित है, तो यह कैंसर की इलाज के लिए लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है CART का फुल फॉर्म हो जाता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और पूछे यह किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, यह आपको याद रखना है। यह एक प्रकार की कैंसर के इलाज के लिए CART सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया था। 9वां प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है, तो जिया राय पूछे कहाँ की हैं, तो ये महाराष्ट्र की हैं। इसकी व्याख्या देखें, जिया राय एक पैरा तैराक है, यानी दिव्यांग तैराक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने भी हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे युवा पैरा तैराक बन गई हैं। तो जिया राय का संबंध कहाँ से हो जाता है, ये मुंबई महाराष्ट्र की हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर दिया है, जो कि एक दिव्यांग तैराक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वही बात करें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष पूछे कौन हैं, तो यह है मिहिर सेन। इन्होंने कब पार किया था, तो 1958 में पार किया था। वहीं नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले
भारतीय महिला पूछे कौन बनी है, तो पहली भारतीय महिला बनी है। जैसे मिहिर सेन गए, उनके 1 साल बाद आरती शाह भी गई हैं 1959 में। मतलब आगे आगे तू चल पीछे पीछे मैं आई वाला काम कर गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंग्लिश चैनल अगर पूछे किस देश के बीच में है, तो इंग्लिश चैनल पूछे किस देश के बीच में है, तो यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। आप सभी को पता है इंग्लैंड जो है थोड़ा ऊपर है और इसके बाद यहाँ पे फ्रांस है, तो इन्हीं के बीच में इधर जो है आपका हो जाता है उत्तरी सागर और इधर हो जाता है बाल्टिक सागर आई थिंक। तो इन दोनों को जो जोड़ता है इसी को जो है इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये थोड़ा सा याद नहीं है कि कौन से सागर हैं, लेकिन ये जो इनके बीच में जो चैनल है यह कौन सा चैनल है, तो ये हो जाता है इंग्लैंड और इसके बाद ये नीचे वाला देश हो जाता है फ्रांस। इनके बीच में पूछे कौन सा चैनल है, तो इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल को पार अभी हाल ही में किसने किया है, तो करी हैं जिया राय जी, जो कि महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोवर बैंक। डोवर बैंक क्या है, तो डोवर बैंक एक प्रकार का मछली उत्पादन में पहला स्थान रखता है। डोवर बैंक है जहाँ पे ठंडी पानी की धारा और गर्म पानी की जलधारा एक साथ मिलती है, तो वहाँ पे जो है मछली का बहुत अधिक संख्या में उत्पादन होता है। तो इसी प्रकार से डोवर बैंक अगर पूछे कहाँ पे है, तो यह भी इंग्लिश चैनल के पास है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। इन दोनों क्षेत्रों के रीजन में जो है डोवर बैंक पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक मछली उत्पादन स्थान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है, तो सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह ICG यानी इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, क्योंकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ही समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब वहीं बात कर लेते हैं कि भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो सुविधा सॉफ्टवेयर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में ITBP ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके द्वारा भी हाल ही में ऑपरेशन जज्बा को लॉन्च किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, कि सोने की तस्करी को रोकने के लिए। NIA के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है संकलन ऐप, और किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले 50 करंट अफेयर 50 GK/GS क्वेश्चन को, जो कि हम 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर पूछे कौन बनाए गए थे, तो मैंने पहले भी बता दिया था, CD देशमुख बनाए गए थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर पूछे कौन बनाए गए थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अगर पूछे वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर भारतीय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो एडक, ऐसे आप ट्रिक से याद के रखेंगे, एडक ADEK, ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है, तो रेटिनॉल है। और विटामिन A की कमी से पूछे कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है थियामिन। और इस विटामिन B1 से पूछे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है, तो फोलिक अम्ल है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबाल्बिन है, और इसकी कमी से कोबाल्ट रोग होता है। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो स्कार्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से, तो विटामिन C की कमी से स्कर्बी रोग यानी कि मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, और यह जो है इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है, और विटामिन E की कमी से बांझपन यानी कि जो ये महिलाओं में रोग होता है, तो ये बांझपन महिलाओं में होता है, और किसकी कमी से, तो विटामिन E की कमी से होता है।
विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है ये, और इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि अगर आप सभी को कहीं पे चोट लग जाती है और आपके शरीर में अगर विटामिन के की कमी है तो जो खून आपके शरीर से निकलता रहेगा वो निकलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। गांधी इरविन समझौता पूछे किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1921 को हुआ था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है, वह किसी को भी क्षमादान कर सकते हैं। और उन्हें यह अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है यह बात? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकते हैं। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो रिपन के कार्यकाल में 1881 में प्रारंभ हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली बार जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में। और कब हुआ था? तो 1872 में। फिर इसके बाद जो है दशकीय आधार पर जनगणना जो है 1881 में रिपन के कार्यकाल में होता है। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन बनाई गई थी? तो एनी बेसेंट बनाई गई थी। 1917 की कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी। और 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो मनीला में है। और मनीला पूछे किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई पास्चर ने की है। और रेबीज अगर कुत्ता काट लेता है तो उससे अगर होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है इंसान को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज जो है रेबडो वायरस से होता है। चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। 2011 की जनगणना आयुक्त पूछे कौन बनाए गए थे? तो सी चंद्रमौली जी बनाए गए थे। 2011 की जनगणना थीम क्या रखी गई थी? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या पूछे कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व पूछे किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनघनत्व है बिहार का। वहीं पूछे सबसे अधिक जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो यह है दिल्ली का। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17 व्यक्ति पर स्क्वायर मीटर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और यूटी में पूछे यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता किस में पाया जाता है? तो लक्षद्वीप में पाया जाता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछे कौन सा है? बिहार है। और यूटी में पूछे सबसे कम साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है। नेक्स्ट हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में। और सबसे कम न्यूनतम अगर पूछे लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछे कौन सा है? तो लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में काटकर बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया। तो ये ऊपर वाला पूरा भाग लद्दाख बन जाता है और नीचे वाला भाग बन जाता है जम्मू कश्मीर। और यह कब अलग किया जाता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया जाता है। दादर नगर हवेली और इसके साथ साथ दमन दीव को विलय कब किया गया था? तो दोनों पहले अलग अलग यूटी हुआ करती थी, लेकिन अब इन्हें एक बना दिया गया है। और कब बनाया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था। बात करते हैं माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है। और पूछे माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है।
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर पूछे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कामेंग, लोहित, तीस्ता, धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना पूछे किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में लागू थी। राउरकेला स्टील प्लांट पूछे किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। और राउरकेला स्टील प्लांट अगर पूछे किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ओजोन क्षेत्र नहीं है, छिद्र है। ओजोन छिद्र अगर पूछे इसकी खोज किसने करी थी? तो ओजोन छिद्र की खोज की गई थी फोरमैन के द्वारा 1988 में। कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 10वीं अनुसूची पूछे किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 48वां प्रश्न, देखते हैं। रोनाल्ड रोस अगर पूछे रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह मलेरिया के रोग में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 49वां प्रश्न हमारा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारा 51 प्रश्न जो है जीके से संबंधित हो जाता है। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर पढ़ेंगे 3, जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये भी हम जो है 7 से 8 मिनट में समाप्त कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य अगर पूछे कौन बनाया गया है? तो पराग्वे बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बन्नेरघट्टा में किया गया है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक का एक नेशनल पार्क है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पूछे पहला संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो शिमला में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चैडविक हाउस। चैडविक हाउस जो है किससे संबंधित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। इनका जो है यह पहला संग्रहालय है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड अगर पूछे किसको मिला है? तो यह मिला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को मिला है। होपेक्स अभ्यास और इसके साथ साथ अगर याद रखना है तो साइक्लोन अभ्यास, ये दोनों अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। स्पेसएक्स मिशन पूछे किसने शुरू किया है? तो स्पेसएक्स मिशन शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। और किसके लिए शुरू किया गया था? तो यह मिशन शुरू किया गया था चंद्रमा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय जी को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। और किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप या पूछे भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है RPF के द्वारा 3 नए कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन पूछे कौन सा है? तो पहला कौन सा है? गुवाहाटी है। और दूसरा पूछे कौन सा है? तो जयपुर है। नेक्स्ट हमारा है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कपिल देव जी बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 72वां स्थान मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक पूछे रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा लॉन्च किया जाता है। रिमपैक अभ्यास का आयोजन पूछे अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है USA में। और इधर USA में किया गया था और भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया था। T20
T20 विश्व कप 2024 का पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो 9वें क्रम का आयोजन किया गया था USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था, जिसमें विजेता भारत बनता है और उप विजेता साउथ अफ्रीका बन गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15वां, युग युगीन भारत संग्रहालय, इसका पूछे उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है और जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो फ्रांस कर रहा है। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष पूछे कौन बनाए गए हैं, तो एंटोनियो कोस्टा बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था कोच्चि में। और वही पूछे गवाह सुरक्षा योजना पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह असम सरकार ने लॉन्च किया था। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किसने जारी किया है, तो यह जारी किया गया है जापान के द्वारा। और यह किस प्रकार का होलोग्राफी बैंक नोट है, तो यह 3D इमेज वाला नोट है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है, फाफ्ट यानी FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो भारत को नियमित अनुवर्ती सूची में श्रेणी में शामिल किया गया है। अभी जो है इसी के द्वारा तुर्की देश को जो है ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।